अब हम दोस्तों कुछ चीज़ें चेक्स के बारे में देखेंगे। तो चेक इज अ bill of exchange drawn on a specific banker and not expressed to payable other than on demand and includes the electronic image of truncated checks, and a check is in the electronic form. Check drawn in different inks, script and handwriting would be paid if otherwise in order, and the paying bank is in position to read and understand the instructions of the drawer. अगर चेक पढ़ने के लायक है तो हम उसको पे करेंगे। चेक विदाउट अ डेट to be returned by the bank, but a holder can complete an inchoate check by filling the date and take the payment of the check. Check bearing a date being holiday can be paid on the next working day. मान लो चेक पे कोई डेट डाला है, वो डेट को हॉलीडे है तो नेक्स्ट डेट को पे हम चेक करेंगे। चेक बियरिंग इज इम्पॉसिबल डेट, जैसे नवंबर 31 जो कि होता नहीं है तो हम उसको नवंबर 30 को हम दे सकते हैं। अब इसी का एग्जांपल एक लेते हैं, फेब में 30 फेब को चेक का डेट है तो हम उसको मे बी हम 29 और 28 जो भी डेट होगा फेब का उसको हम पे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एंटी डेटेड चेक्स। अ चेक बियरिंग अ डेट प्रायर टू एक्चुअल डेट ऑफ साइनिंग द चेक और ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड एन एंटी डेटेड चेक विच इज वैलिड एंड कैन बी पेड टिल इट बिकम्स अ स्टेल चेक। मतलब मान लो आज की डेट में 5 तारीख है, हम चेक साइन कर रहे हैं और हम चेक साइन कर रहे हैं 3 तारीख की डेट में, दैट इज कॉल्ड एंटीडेटेड चेक्स। स्टेल चेक ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन इफ वैलिडिटी ऑफ द चेक हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड इज कॉल्ड स्टेट चेक, स्टेल चेक, एंड इट कैन नॉट बी पेड। मान लो कि वैसे तो सबको पता है कि चेक की वैलिडिटी 3 मंथ होती है, अगर 3 मंथ के बाद अगर कोई चेक है तो उसको हम स्टेल चेक कहेंगे, उसको हम पे नहीं करेंगे। चेक की रिवैलिडेशन जो है वो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स हम कर सकते हैं, तो जो भी फ्रेश वैलिडिटी होगा वो जो डेट होगा रिवैलिडेशन का उससे स्टार्ट होगा। पोस्ट डेटेड चेक्स, अ चेक विच बियर्स अ डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन। पोस्ट डेटेड चेक्स है कि वो चेक जो कि हम आगे की डेट में इशू करेंगे उसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। अब आरबीआई ने कुछ स्टैंडर्ड्स चेक के लिए हम इशू किए हैं, किस तरह का चेक होना चाहिए, उसको हम कहते हैं CTS 2010 स्टैंडर्ड। आरबीआई डिसाइडेड अ बेंचमार्क फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक, जो कि CTS 2010 स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो उसके कुछ फीचर्स हैं चेक के। जो पेपर है वो यूवी डल होना चाहिए। पेपर हैव अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्टरेशन बाय हैविंग केमिकल सेंसिटिव टू एसिड्स, अल्कलाइंस, बीचेस एंड सॉल्वेंट्स सेंसिटिव होना चाहिए। उसके चेक के ऊपर वाटरमार्क होना चाहिए। ऑल चेक सेल कैरियर स्टैंडर्डाइज्ड वाटरमार्क्स विद द वर्ड्स CTS इंडिया। इट शुड बी इन ओवल इन शेप, ओवल इन शेप होना चाहिए। और डायमीटर जो है उसका 2.6 to 3 सेंटीमीटर्स तक होना चाहिए। वॉइड पेंटोग्राफ, अ पेंटोग्राफ विथ हिडन embedded copy or void features shall be included in the check. These features should be clearly visible in photocopies and stand colored images as a deterrent against colored photocopy or scanned color images of check. बैंक का लोगो, बैंक्स लोगो शुड बी प्रिंटेड इन यूवी इंक। जो लोगो है वो भी कैप्चर्ड और विजिबल इन यूवी इनेबल्ड स्कैनर्स और लैम्प। और पांचवा जो है मैंडेटिंग कलर्स एंड बैकग्राउंड, लाइट पेस्टल कलर सो दैट प्रिंट और डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो PCR DCR इज मोर देन 60 होना चाहिए उसका, फॉर इंश्योरिंग बेटर क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ इमेजेस। और अब हम दोस्तों पढ़ेंगे KYC, नो योर कस्टमर। ये क्यों किया जाता है? टू बी डन फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कस्टमर को पहचानने और ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटरिंग करने के लिए KYC किया जाता है। कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है उसकी जो हमें जानकारी वो हमें देनी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को, FIU इंडिया। अब KYC के ऑब्जेक्टिव्स क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म। अब KYC जो पॉलिसी है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो हम देखेंगे कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, तो कोई भी अकाउंट बेनामी नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। दूसरा, नो अकाउंट्स कैन बी ओपनड वेयर कस्टमर कैन नॉट अप्लाई अप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। अगर हम कोई भी बैंक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पा रहा उस केस में हम अकाउंट नहीं खोलेंगे। अब दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर,
It means understanding the client due diligence measures including identification and verifying the customer and beneficiary owner. कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन और उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए. अब तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट. कस्टमर्स को हम 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क. अब जैसे लो रिस्क कस्टमर्स हैं, स्मॉल अकाउंट होल्डर्स, BS BDA कस्टमर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रेगुलेटर्स, पेंशनर्स, सैलरीड पर्सन्स, स्टैचुटरी अथॉरिटीज़, ये सब हमारे लो रिस्क में आते हैं. अब जो मीडियम रिस्क कस्टमर्स हैं वो है लिमिटेड कंपनीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म्स. जो हाई रिस्क हमारे कस्टमर्स हैं वो है नॉन रेसिडेंट्स, ट्रस्ट, क्लब सोसाइटीज, NGO, ज्वेलर्स, HNI कस्टमर्स, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स. अब KYC अपडेशन हम कब कब करेंगे? जो हाई रिस्क कस्टमर है उसका एवरी 2 years, मीडियम रिस्क एवरी 8 years एंड लो रिस्क का हम करेंगे एवरी 10 years में. और दोस्तों हम देखेंगे जो चौथा कंपोनेंट है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड रिपोर्टिंग टू FIAU इंडिया. अब इसके 3 रिपोर्ट्स हैं, CTR, STR एंड काउंटरफेयर करेंसी रिपोर्ट. जो CTR रिपोर्ट है वो एवरी मंथ FIU इंडिया को बाय द 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ हमें देना है. ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू मोर देन 10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, इसका रिपोर्ट हमें करना है. इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स अप टू 50,000 इसकी रिपोर्ट हम नहीं करेंगे. जो STR है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सबमिटेड विद इन 7 days. 7 दिन के अंदर जब हम कंफर्मेशन हो जाता है सस्पिशन का तो विद इन 7 days हमें वो रिपोर्ट सबमिट करना है. तीसरा है काउंटरफेयर करेंसी रिपोर्ट. इसकी रिपोर्ट है वो सबमिटेड एवरी 15 month फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ टू FIU इंडिया को हमें देनी है. फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, KYC अपडेशन हम लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कस्टमर्स का कब कब करेंगे एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं. लो रिस्क का हम करेंगे एवरी 10 years, मीडियम रिस्क का हम करेंगे एवरी 8 years, हाई रिस्क का हम करेंगे एवरी 2 years. अब हम देखेंगे ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं. आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो लेटर इशू है उसमें नाम और एड्रेस है तो भी हम ले सकते हैं. जो पैन कार्ड है इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट एन एड्रेस. हम अल्टरनेट प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम यूटिलिटी बिल्स 2 महीने से पुराना नहीं ले सकते हैं, अप टू 2 महीने तक का हम ले सकते हैं. म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, जो यूटिलिटी बिल्स है उसमें हम बिजली का बिल और टेलीफोन बिल, ये हम फ्लिपकार्ट का और उसके बिल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल की. फ्रेंड्स अब हम देखेंगे 3 तरह के अकाउंट्स, स्मॉल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट एंड BS BD अकाउंट्स. जो स्मॉल अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स ओपन बाय पर्सन हु डू नॉट हैव एनी एड्रेस और ID प्रूफ. जिसके पास ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ नहीं है वो खोल सकते हैं. इनमें रिस्ट्रिक्शंस होता है, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में 50,000 से ऊपर का बैलेंस नहीं हो सकता है. मैक्सिमम क्रेडिट 1 साल में मैक्सिमम हम 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं. मैक्सिमम विड्रॉल 1 महीने में हम 10,000 कर सकते हैं. फॉरेन रेमिटेंस इसमें नहीं अलाउड होगा. KYC टू बी सबमिटेड विद इन 12 month. आपको इस अकाउंट के खोलने के बाद विद इन 12 month में आपको KYC अपना जमा कराना है. जो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं उनके अकाउंट्स ओपन होंगे उनके वीज़ा और पासपोर्ट के बेसिस पे. लोकल प्रूफ ऑफ एड्रेस उनको विद इन 30 days जमा कराना है बैंक में. मैक्सिमम अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, 1 महीने में जो मैक्सिमम अमाउंट क्रेडिट होगा वो होगा इक्विवेलेंट टू $1,000 और जो मैक्सिमम विड्रॉल होगा वो 50,000 रुपये होगा. स्टूडेंट हैविंग पाकिस्तानी नेशनैलिटी, तो उसके लिए उनका अकाउंट्स खोलने के लिए हमें प्रायर एक RBI से परमिशन चाहिए होगी. अब तीसरा है BS BD अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट. ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एक ही बैंक में खोल सकता है, 0 बैलेंस पे चल सकता है, मेंटेन हो सकता है. ATM इशू होगा, कोई एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन विड्रॉल और डिपॉजिट पे नहीं है, मतलब अमाउंट में कोई नहीं है. मगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है इसमें, जैसे मैक्सिमम विड्रॉल इन अ मंथ 4 बार हम विड्रॉ कर सकते हैं. कोई भी अगर दूसरा सेविंग अकाउंट है उस बैंक में टू बी क्लोज विद इन 30 days हमें बंद करना है. अब हम फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, पॉइंट्स देख लेंगे. जैसे कि कैश में 1 रुपये का नोट और सिक्का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, 2 रुपये का नोट और उससे ऊपर के डिनोमिनेशंस RBI इशू करती है. मैक्सिमम डिनोमिनेशन इंडिया में 2000 नोट्स के हैं.
अगर 2 पीसेस में नोट है उसको सॉइल नोट कहेंगे, अगर मोर देन 2 पीसेस, अगर 2 टुकड़े से ज़्यादा है उसको मल्टीलेटेड नोट्स कहेंगे। काउंटरफिट नोट्स जिसको कि जाली नोट्स कहते हैं, अगर वो भी बैंक में आ जाता है किसी कस्टमर से तो उसको हम इम्पाउंड कर लेंगे, मतलब जब्त कर लेंगे, उसको हम कस्टमर को नहीं देंगे वापस। अगर एक बार में इन अ सिंगल काउंट अगर 5 से ज़्यादा है देन FIR इज टू बी लॉन्च्ड थ्रू नोडल ऑफिसर्स ऑफ अ बैंक। अगर सिंगल काउंट में एक बार में 5 से कम यानी 4 नोट हैं देन हमें FIR नहीं करना, बट एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द मंथ हमें पुलिस को देना है। जो भी नोट हमें रिसीव होगा बैक, जो हम पुलिस से वापस लेंगे, उसको हमें प्रिजर्व करना है 5 साल के लिए। तो अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।